डाकू के भाग जाने के कारण चंद्रगुप्त और सुकन्या परेशान हो गए थे। उनके पास अब कोई भी ऐसा जरिया नहीं था जिसके सहारे डाकुओं के ठिकानों तक पहुंचा जा सकता था। दोनों वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक चंद्रगुप्त को पत्तों के खरखराहट की हल्की आवाज सुनाई पड़ी, मानो कोई दबे पांव पत्तों पे चल रहा हो। उसने तुरंत ही सुकन्या का हाथ थाम लिया और उसे अपने पीछे कर लिया। सुकन्या हैरान होकर बोली, क्या हुआ? चंद्रगुप्त ने उसे शांत रहने का इशारा करते हुए तभी आवाज में कहा, पास की झाड़ियों में कोई है, सावधान रहो। दोनों ने अपने हाथ में कटार ले ली और सावधानी से झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ने लगे। सुकन्या सामने झाड़ियों की तरफ देखती हुई बोली, कौन हो सकता है? कोई जानवर होगा। चंद्रगुप्त तभी आवाज में बोला, या फिर वो डाकू यहां छिपा बैठा हो। दोनों दबे पांव जैसे ही झाड़ियों के नजदीक पहुंचे, पीछे छिपा डाकू भागने लगा। उसे भागता देख चंद्रगुप्त कठोर स्वर में बोला, वहीं रुक जाओ वरना अपनी जान गंवा बैठोगे। लेकिन डर के मारे जैसे उस डाकू के कान सुन्न पड़ चुके थे, वो किसी तरह यहां से भाग जाना चाहता था। तभी चंद्रगुप्त की सनसनाती कटार उस डाकू के सामने वाले पेड़ पर जा लगी। ये देखते ही वो डाकू वहीं स्थिर हो गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और कांपती आवाज में बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूं। चंद्रगुप्त ने तुरंत ही उसके पास आकर कड़क आवाज में कहा, बैठ जाओ। ऐसा कह वो डाकू वहीं पेड़ के पास बैठ गया। उसके बैठते ही चंद्रगुप्त ने सख्त आवाज में कहा, हमारे सवालों के सही उत्तर देना। अगर गलत जवाब दिया या हमें गुमराह करने की कोशिश की तो तुम स्वयं अपने प्राण के शत्रु बनोगे। डाकू ने हां में सर हिलाया। चंद्रगुप्त ने पूछा, तुम्हारा ठिकाना कहां है? डाकू लड़खड़ाती आवाज में बोला, यहां से एक कोस दूर एक पहाड़ी है, वहां बनी एक गुफा ही हमारा ठिकाना है। चंद्रगुप्त ने अपना अगला प्रश्न किया, क्या तुम्हारे सरदार इस समय वहीं होंगे? डाकू ने हां में सर हिलाते हुए कहा, आज वहां कुछ महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा होनी है, हम भी उसी में भाग लेने जा रहे थे। सरदार आज वहीं होंगे। चंद्रगुप्त ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छी बात है, आज हम भी ये तय करके निकले थे कि तुम्हारे ठिकाने का पता लगा कर रहेंगे। फिर उसने सुकन्या की तरफ देखकर कहा, क्या यह भी तुम्हारे माता पिता की हत्या के समय उपस्थित था? सुकन्या ने सर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन इसका साथी वहां उपस्थित था जिसे हमने मार डाला। अपने साथी के मरने की बात सुनकर वो डाकू सहम गया और कांपते हुए बोला, क्या मेरा मित्र मारा गया? सुकन्या गुस्से में बोली, हां। वो डाकू अब बुरी तरह डर गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है, कृपा कर मुझे बख्श दे, मैं अब कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। चंद्रगुप्त सख्त स्वर में बोला, हम तुम्हारी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए तुम्हारे ठिकाने पर जा रहे हैं। अगर तुम्हारी जानकारी सही निकली तो हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो यह जमीन ही तुम्हारा अंतिम ठिकाना होगा। हम तुम्हें यहीं बांध कर जा रहे हैं। अगर जान प्यारी है तो दोबारा भागने की कोशिश मत करना। और यह बोल चंद्रगुप्त ने उस डाकू को वहीं पेड़ से मजबूती से बांध दिया और सुकन्या को ले डाकू के बताए ठिकाने की तरफ बढ़ चला। वहीं दूसरी तरफ मगध में अमात्य अपने कक्ष में बेचैन हो टहल रहे थे। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोले, पता नहीं ये गुप्तचर कहां रह गया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। सब के सब निकम्मे भरे पड़े हैं। वो खुद पर गुस्सा हो रहे थे कि तभी किसी ने उनके कक्ष का द्वार खटखटाया। अमात्य तेजी से द्वार खोलने के लिए आगे बढ़ते हुए बोले, लगता है गुप्तचर सूचना लेकर आ गया। उन्होंने द्वार खोला और बिना सामने देखे जल्दबाजी में कहा, जल्दी बताओ क्या सूचना है, दस्तकार। वो बोलते बोलते रुक गए। सामने देखा तो गुप्तचर की जगह कोई और खड़ा था। अमात्य ने आश्चर्य से कहा, तुम कौन हो? सामने खड़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, महामंत्री जी, मैं रसोई घर में कार्य करने वाला एक कर्मचारी हूं।
प्रधान रसोइये ने मुझे पता लगाने के लिए भेजा है कि आज आपके लिए क्या बनाया जाए। अमात्य गुस्से में बोले, मिर्च। वो कर्मचारी अमात्य के गुस्से से लाल चेहरे को देखकर सहम गया और हड़बड़ाहट में बोला, महामंत्री जी, मिर्च, लेकिन। अमात्य ने उसकी बात काटते हुए गुस्से में कहा, मेरे लिए एक पात्र में मिर्च भर कर ले आओ। आज मैं अपने भीतर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित करना चाहता हूं जिसके ताप में मेरे समस्त शत्रु भस्म हो जाएं। जाओ। कर्मचारी डरते हुए बोला, जी महामंत्री जी, अभी आया। यह कहकर वो कर्मचारी जल्दी से गया और थोड़ी देर में मिर्च का पात्र लेकर वापस लौटा और अमात्य को वो पात्र देकर उल्टे पैर वापस लौट गया। उसके जाते गुप्तचर वहां आ पहुंचा। उसने उदास चेहरे के साथ कहा, महामंत्री जी, वो दस्तकार मुझे नहीं मिला। मैंने लाख कोशिशें की, बाजार में हर जगह ढूंढा, सबसे पूछा, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इतना सुनना था कि अमात्य का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने तुरंत ही अपने कमर से कटार निकाल गुप्तचर की हथेली पर घोंप दी। गुप्तचर दर्द के मारे चिल्ला उठा, महामंत्री जी, क्षमा करें। अमात्य गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, कुछ गलतियां क्षम्य होती हैं। तुम्हें ज्ञात है कि मुझे अंदर से कितनी पीड़ा हो रही है? अब तुम स्वयं उस पीड़ा को महसूस करोगे। ऐसा कह उन्होंने पात्र में पड़ी मिर्च को मसलकर उस गुप्तचर की हथेली में बने घाव पर रगड़ दिया। गुप्तचर को असहनीय पीड़ा होने लगी थी। अमात्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने मिर्च का पात्र गुप्तचर के दूसरे हाथ में देते हुए कहा, इसे तब तक खाओ जब तक की पीड़ा तुम्हारे पूरे बदन पर दिखने ना लगे। गुप्तचर गिड़गिड़ाते हुए बोला, महामंत्री जी, क्षमा कर दे। मैं दोबारा कोशिश करूंगा। मैं उसे अवश्य ढूंढ लूंगा। आप मुझे बस एक अवसर और दे दीजिए। उसके बाद को अनसुना करते हुए अमात्य ने कठोर स्वर में कहा, खाओ, मैं तुम्हारी पीड़ा को देखना चाहता हूं। अमात्य के ऊपर उसकी गिड़गिड़ाहट का कोई असर नहीं हो रहा था। गुप्तचर को मजबूरन मिर्च खानी पड़ी। डर के मारे वो एक के बाद एक मिर्च खाता गया। मिर्च के तीखेपन से उसका बदन पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। कुछ देर बाद अमात्य थोड़ा नरम होते हुए बोले, ठीक है, जाओ अभी, लेकिन इस पीड़ा को हमेशा याद रखना। मुझे वो दस्तकार किसी भी हाल में जिंदा या मरा हुआ चाहिए। यह सुन गुप्तचर की जान में जान आ गई। उसने हामी में अपना सर हिलाया और अमात्य को प्रणाम कर तुरंत ही कक्ष से बाहर निकल गया। जहां एक तरफ अमात्य अपनी साजिशों को सबके सामने आने से रोकने की कोशिश में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ पब्बत और वीरसेन की साजिश को अंजाम देने के लिए मालकेतु चंद्रगुप्त का पीछा करते हुए जंगल पहुंच चुका था। वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की तरफ देखा तो उसी डाकू को पेड़ से बंधा पाया, जिसने सुकन्या और चंद्रगुप्त को डाकुओं के ठिकाने का पता बताया था। उस डाकू ने मालकेतु को देखा तो उससे मदद की गुहार लगाने लगा। वो डाकू विनती करते हुए बोला, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। एक आदमी को ऐसे पेड़ से बंधा देख मालकेतु असमंजस में पड़ गया और तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ चला। मालकेतु उसके पास पहुंच आश्चर्य से बोला, तुम कौन हो और यहां तुम्हें किसने बांध दिया? अपनी पहचान छुपाते हुए डाकू बोला, मैं एक राहगीर हूं। मुझे तो डाकुओं ने लूट लिया और यहां बांध कर चले गए। मालकेतु कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था जो उसे कोई इतनी आसानी से अपनी बातों से मूर्ख बना दे। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो एक डाकू है और उसे इस प्रकार बांधने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त और सुकेतु ही हो सकते हैं। अनजान बनते हुए मालकेतु बोला, क्या तुम बता सकते हो कि वो दोनों दिखते कैसे हैं? डाकू कुछ सोचते हुए बोला, दिखने में तो दोनों बालक जैसे ही थे, लेकिन दोनों में बहुत फुर्ती थी। मालूम होता है वो किसी डाकू के ही बच्चे थे। मालकेतु उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हो सकता है,
क्या तुम बता सकते हो कि दोनों किस तरफ गए हैं? किसी स्थान का नाम लिया उन्होंने? अगर तुम बता दो तो मैं तुम्हें अभी मुक्त कर दूंगा। डाकू ने मालकेतु की बातों में आकर उसे अपने ठिकाने का पता बता दिया। ठिकाने का पता सुन मालकेतु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा गई। उसने डाकू की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी बहुत मदद की है। अब तुम्हारे मुक्त होने का समय आ गया है। ये बोल मालकेतु ने अपने म्यान से तलवार निकाली और एक झटके में उस डाकू की गर्दन काट दी और मुस्कुराते हुए बोला, अब चंद्रगुप्त की बारी है। चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल आ रहा है। जहां मालकेतु चंद्रगुप्त की तरफ किसी काल की तरह बढ़ रहा था, वहीं चंद्रगुप्त और सुकन्या उन डकैतों के ठिकाने के पास पहुंच चुके थे। वहां तक पहुंचते पहुंचते रात होने को आ गई थी। उन्होंने दूर से ही एक पेड़ के पीछे छिपके उस गुफा की तरफ देखा तो वहां काफी चहल पहल मची थी। सुकन्या दबी आवाज में बोली, चंद्र, यहां तो काफी संख्या में डाकू हैं। हम इनका सामना कैसे करेंगे? तभी उसे डाकुओं का वो सरदार दिख पड़ा जो एक चट्टान पर बैठकर अपने साथियों के साथ मंत्रणा कर रहा था। वो उसकी आंखें कैसे भूल सकती थी? सुकन्या की आंखों के सामने उसके माता पिता के चले हुए मृत शरीर का दृश्य कौंध गया। उस दिन वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। वो बस निसहाय और बेबस कन्या की भांति सिर्फ उनके मृत शरीर को देखकर रो रही थी। लेकिन आज सुकन्या में एक आत्मविश्वास था। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई बोली, मैं अपने माता पिता के हत्यारों को नहीं देख सकती। ऐसा कहते हुए उसने अपनी कमर से कटार निकाली कि तभी चंद्रगुप्त ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं सुकन्या, अभी नहीं। अगर तुमने कोई भी गलती की तो हमारी जान भी जा सकती है। हम तो इतने सारे डाकुओं का सामना नहीं कर सकते हैं। सुकन्या गुस्से में बोली, मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है। हम किसी और दिन का इंतजार नहीं कर सकते। चंद्रगुप्त, इस हत्यारे को आज मरना ही होगा। वो आगे बढ़ने को हुई तो चंद्रगुप्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे तुम्हारी जान की परवाह है। खुद पर संयम रखो। हम यहां तुम्हारे माता पिता की मृत्यु का बदला लेने ही आए हैं। अगर बिना किसी योजना के वहां तक गए तो हम पहले ही मारे जाएंगे और तुम्हारा बदला कभी पूरा नहीं होगा। गुफा के आसपास डाकुओं के साथ साथ गुप्तचर भी मौजूद थे। कुछ मंत्रणा में व्यस्त थे तो कुछ का ध्यान जंगल की तरफ ही था। सुकन्या चंद्रगुप्त की बात मानती हुई बोली, तो फिर अब हम क्या करेंगे? मेरा यहां से वापस जाने का इरादा नहीं है। मैं दोबारा कोशिश करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती। यह सुन चंद्रगुप्त बोला, समय ही हमें रास्ता दिखाता है सुकन्या। हमें इस बारे में आचार्य चाणक्य की राय लेनी होगी, उनसे सहायता मांगनी होगी। वो अवश्य हमारी सहायता करेंगे। यह सुन सुकन्या एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसकी नजर अब भी डाकुओं के सरदार पर गड़ी थी। एक और जहां चंद्रगुप्त और सुकन्या की डकैतों के ठिकाने को ढूंढने की खोज पूरी हो चुकी थी, वहीं तक्षशिला में कक्षा खत्म होते ही आचार्य चाणक्य सूरजमल के साथ चंद्रगुप्त की खोज में निकल पड़े थे। दोनों तेजी से जंगल में आगे बढ़ रहे थे। आचार्य चाणक्य चिंता व्यक्त करते हुए बोले, रात्रि होने को है। दोनों का इस घने जंगल में रहना उचित नहीं होगा। हमें जल्दी ही उन तक पहुंचना होगा। सूरजमल ने हैरान होकर कहा, आचार्य, मुझे यकीन है कि अवश्य ही चंद्रगुप्त सुकन्या के माता पिता के हत्यारे की खोज में इस जंगल में आया है। मैंने सुना है कि कुछ डाकुओं का ठिकाना इसी जंगल में कहीं है। आचार्य चाणक्य बोले, मुझे भी संदेह है, लेकिन उससे ज्यादा इस बात का डर है कि कहीं उत्तेजनावश दोनों कोई मूर्खता ना कर बैठे। ऐसा कहते हुए आचार्य चाणक्य रुके और एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए सूरजमल से बोले, वहां देखो, कोई व्यक्ति नजर आ रहा है। दोनों पास गए। उन्हें वही डाकू देखा जिसे मालकेतु ने मार दिया था। उसका धड़ अभी भी पेड़ से बंधा हुआ था और सर पास ही में गिरा पड़ा था। यह देख सूरजमल ने चाणक्य से प्रश्न करते हुए कहा, आचार्य, क्या यह चंद्रगुप्त का कार्य है? चाणक्य ने ध्यान से उस डाकू के मृत शरीर को देखकर कहा, नहीं, इसके हाथ देख रहे हो, बंधे पड़े हैं।
जिसने इसे बांधा है वो ये नहीं चाहता था कि इसकी मृत्यु हो, लेकिन कोई बाद में आया और अपना कार्य होने के बाद इसे मार डाला। यह किसी हत्यारे का कार्य है, अवश्य मालकेतु ने किया होगा। सूरजमल ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, आचार्य, अगर मालकेतु यहां पहले ही पहुंच चुका है तो वो चंद्रगुप्त तक भी जल्द पहुंच जाएगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता, हम कैसे मालकेतु का पीछा करेंगे? तभी चाणक्य ने ध्यान से इधर उधर देखा और बोले, लगता है यहां कुछ दिनों पहले वर्षा हुई है, इसलिए मिट्टी थोड़ी गीली है। इस गीली मिट्टी में पड़े पदचिन्ह हमारे पथ प्रदर्शक बनेंगे। हम पदचिन्हों का पीछा करेंगे। अंधेरा घिर आया था। सूरजमल ने मशाल जला दी। कुछ ही देर में मशाल की रोशनी में एक रास्ते की तरफ 3-4 पदचिन्ह जाते हुए दिखाई पड़े। सूरजमल उत्सुक होकर बोला, आचार्य, ये रहे पदचिन्ह, हमें इसी रास्ते जाना होगा। अब दोनों बगैर समय गवाए मशाल की रोशनी में उस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ गए। एक तरफ जहां चंद्रगुप्त और सुकन्या छुपकर डाकुओं की मंत्रणा के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मालकेतु भी वहां पहुंच गया था। डाकुओं को शांति से मंत्रणा करते देख उसकी नजरें अब उस गुफा के आसपास छिपे चंद्रगुप्त और सुकेतु को तलाश रही थी। उसे उम्मीद थी कि वो दोनों अवश्य कहीं छुपकर उन डाकुओं पर नजर गड़ाए बैठे होंगे। इधर पेड़ के पीछे छुपे चंद्रगुप्त और सुकन्या इस प्रतीक्षा में थे कि कब डाकुओं की संख्या कम होगी और अगर संभव हुआ तो आज ही बिना किसी की मदद लिए वो डाकुओं के सरदार को खत्म कर देंगे। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद डाकुओं की मंत्रणा समाप्त हुई। वहां उपस्थित गुप्तचर भी अपने अपने रास्ते जाने लगे। मालकेतु की नजरें अभी भी चंद्रगुप्त को तलाश रही थी। वो हैरान होकर खुद से बोला, चंद्रगुप्त कहां छिपा बैठा है? वो दिख क्यों नहीं रहा? ऐसा कहते हुए वो लगातार हर जगह पर बारीकी से नजर दौड़ा रहा था कि तभी उसे गुफा से लगते हुए जंगल में मौजूद एक पेड़ के पीछे से झांकते दो चेहरे दिख गए। उसे पहचानते देर नहीं लगी कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त और सुकेतु ही है। मन ही मन खुश होते हुए मालकेतु बोला, तो यहां छिपा है ये डरपोक, अब इसकी खैर नहीं। ऐसा कह उसने अपना धनुष अपने हाथ में लिया और प्रत्यंचा पर तीर चढ़ा चंद्रगुप्त पर निशाना साध दिया। उसके तीर के निशाने पर चंद्रगुप्त का सर था। क्या मालकेतु अपने लक्ष्य को साधने में कामयाब हो पाएगा? क्या आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की रक्षा कर पाएंगे?